मामला ऐसा है जिसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं देते। इस मामले पर अरे भाई, घर की सजावट देनी भी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। और इसमें ना ऐसा जी चाहता है कि दर से लेके छत तक सब सज जाए। और अगर आपको छत सजानी है ना, तो ये देख लें आप, फानूस, रंगारंग फानूस, चमकते दमकते फानूस, ये यूं करके आपके घर की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान में बड़े मकबूल होते जा रहे हैं और मुल्क की सतह पर इनकी तैयारी न होने के बराबर है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सिदरा गयास रिपोर्ट कर रही है। जलती बुझती लाइट्स के साथ जगमगाते फानूस, दिलकश डिजाइन और मुख्तलिफ रंगों का खूबसूरत इम्तजाज जो घरों को चार चांद लगा देते हैं। पाकिस्तान में फानूस का इस्तेमाल कई बरस से है। फानूस तुर्की और ईरान से दरामद किए जाते हैं, लेकिन अब चीन के बने फानूस को तरजीह दी जाती है। लाहौर की मार्केट में हर तरह के फानूस दस्तयाब हैं, जबकि खरीदार इन्हें घरों के मेकअप का हिस्सा समझते हैं। तो इस वक्त चाइनीज ही आ रहा ज्यादातर, लेकिन जो है ना, पहले टर्किश, इटालियन, स्पेनिश वगैरह सारी की सारी आती थी, लेकिन इस वक्त जो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ती है। शैंडियर लगाना या वॉल ब्रैकेट या हैंगिंग लगानी है, वो चाइना वाले ही लगाएंगे। पाकिस्तान में तो ऐसी सिवा गेट लाइट के सिवा कुछ भी नहीं बनता। क्रिस्टल, रॉड आयरन और SMD की तर्ज पर बने खूबसूरत फानूस ज्यादा पसंद किए जाते हैं। खरीदारों का कहना है कि फानूस और शेंगलेट्स की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ इसकी डिमांड में इजाफा होगा, बल्कि ये कम कीमत में भी दस्तयाब होंगी। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ सिदरा गयास, समा, लाहौर। बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, लेकिन हमारे और भी मौज़ूआत हैं, हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वैसे जब फानूस लगाएंगे, उसको जलाएंगे, बिल आएगा, और बिल उस सूरत में भी आएगा बिजली ना आए तो भी। ये जो गम है ना, इसको कम करने की भी आज हम कोशिश करेंगे। बहरहाल कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए रावलपिंडी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नायाब होते चले जा रहे हैं। खुशकिस्मती से जहां मिल भी जाए तो वहां पर क्या होता है, मनमानी कीमत वसूल की जाती है। इसी सारे मामले पर रिपोर्ट करेंगे उमर बिन नासिर। कोरोना से शदीद मुतासरा अफराद की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन आखिरी सहारा। रावलपिंडी में मुतासरीन अपने प्यारों की सांसें बहाल रखने के लिए बेहाल। कहते हैं कई घंटों इंतजार के बाद भी मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिलती। हुक्मरानों की पहली तरजीह ऑक्सीजन की फराहमी होनी चाहिए। रात को हमने पूछा तो नहीं मिला, सुबह से अभी खड़े हैं तो अभी तक हमें कुछ गैस नहीं मिली। वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि इसको ज़रा गैस को थोड़ा सा देखें और तरफ छोड़ दें, इस तरफ थोड़ा देख लें, क्योंकि मरीज मर रहे हैं। मांग बढ़ी तो बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर 3 से 4 गुना तक महंगा हो गया। दुकानदार कहते हैं महंगा खरीद कर तो सस्ता नहीं बेच सकते। बैक एंड से लिक्विड ही नहीं आ रही, ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, तो वो भी मजबूर है, हम लोग भी मजबूर हैं। सिलेंडर का रेट जो पहले था 5800 रुपया था, जो कि हमें होल से रेट्स में मिलता था, वो 6200 का हम बेच देते थे। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई तो ये 22,000 रुपये का भी मार्केट में बिक रहा है। बात सिर्फ ऑक्सीजन के महंगा होने पर खत्म नहीं होती। सिलेंडर में मौजूद गैस की मकदार बताने वाला पैमाना और दीगर आलात भी ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। आगे कोरोना से मुतालिक की मजीद बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह पोलियो वायरस सूरज में होता है, इसी तरीके से कोरोना वायरस भी पाया जाता है। और अगर ऐसा है, ज़ाहिर इस पर भी रिसर्च हो रही है, अगर ऐसा है तो ज़ाहिर है उसका फैलाव, जब हम रोकने की बात करते हैं, फैलाव कम करने की बात करते हैं, तो ये फैलाव कम कैसे होगा? पिछले दिनों जापान में सूरज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में होने वाली तहकीक में भी इसी तरह के नताइज बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान में भी इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और वासा के दरमियान एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत लाहौर शहर के 30 इलाकों में सूरज के नमूने लेकर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। सूरज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी और पायलट प्रोजेक्ट से मुतालिक आज हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है, ज़रा 30 जगह से सैंपल्स लेना पे, उसका टेस्ट के बाद, उसके नतीजे आने के बाद हम ये लोकेट कर पाएंगे कि कितना फैल रहा है। क्योंकि किरण, इसमें एक बात इन्होंने ये भी कही है कि जब उस जगह से हम ये इंकशाफ कर पाएंगे कि वहाँ पर कोरोना वायरस है, तो उससे मालूम हो पाएगा कि पॉपुलेशन में कितना फैल चुका है। और इसमें एक मामला ये भी है कि जैसे आपने पोलियो का तस्करा किया ना, कि पोलियो के ऊपर हम लोग कितना कुछ कर सके, तो अब ये कोरोना आ गया है, तो इसीलिए टेंशन बढ़ती चली जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सर सबसे पहले प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है जापान में ये हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ज़ाहिर है बहुत से ऐसी जगहों पर इससे मुतालिक रिसर्च हुई है, पाकिस्तान में होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है? क्योंकि हम तो सर ये पढ़ते भी आए कि मुख्तलिफ सरफेस पर और मुख्तलिफ मीडियम्स में इसकी एक लाइफ होती है, तो क्या सूरज में भी इसकी एक लाइफ नहीं है, या जिस तरह पोलियो वायरस वहाँ पर होता है ये भी वहाँ पर होगा और इसी तरह फैलेगा? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखें, हम काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और हम बड़े लिमिटेड कर रहे थे। हम एक इंडिविजुअल के स्टूल्स में देखा हमने कि वायरस आ रही है, उसके यूरिन में देखा जो RT-PCR पॉजिटिव थे, फिर उसके आंसुओं में देखा, फिर उसके सलाइवा में देखा, मुख्तलिफ स्क्रीशंस में, और ये तमाम स्क्रीशंस में पाया गया। फिर हमने इसको एक उसके जब उसके स्टूल्स और यूरिन ज़ाहिर है डाइल्यूट होके चला जाता है सीवरेज में, तो उस बाथरूम का सीवरेज हमने एनालाइज किया, और उसके बाद हमने अपनी यूनिवर्सिटी के पूरे सीवरेज को, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी हमारे ड्राइवर्स और गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो उनमें से कई पॉजिटिव भी हुए थे, तो उनको देखा, तो हमें ये समझ लगी कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते और कई दफ़ा 6 हफ्ते तक ये स्टूल्स में वायरस आती रहती है। और ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं, स्टूल्स में वायरसेस का आना। पोलियो को इसी तरह डिटेक्ट किया जाता है कि किस महल्ले में है, बाय सीवरेज सैम्पलिंग। तो पोलियो भी एक वायरस ही है, तो ये क्योंकि RNA वायरस है और ये काफ़ी देर तक सीवरेजेस में रहती है। अब सीवरेज में तो जाहिर है अगर पूरे लाहौर का सीवरेज आप सैंपल करेंगे तो उसमें बेइंतहा आएगी। तो हमें पता है कि लाहौर में ये वायरस इस वक्त बहुत शदीद तौर पे मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक मैं कहूँगा कि 10% शायद आबादी लाहौर की इसमें मुब्तला हुई है या हो चुकी है, या कि उसमें से कई लोग अब रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस आती रहती है। तो वो तो कोई न्यूज़ नहीं होगी और उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई साइंटिफिकली फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्स उस पर बिल्डअप ज़रूर कर सकती है, लेकिन जब आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं कि इस महल्ले में करना है, इसमें नहीं करना, वो मुश्किल हो जाती है चॉइस, क्योंकि गवर्नमेंट बेस करती है कि रिपोर्टेड केसेस कितने हैं। रिपोर्टेड केसेस को अगर आप बुनियाद बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा सैंपल साइज़ चाहिए जिनका आपने RT-PCR नाक और मुंह से किया हो, जो कि शायद इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है टेस्टिंग की इतने बड़े शहर में, कराची या लाहौर या इस्लामाबाद में, कि सेक्टर्स का सेक्टर के कर दिया जाए। तो फिर उसका एक आसान तरीका है कि इस्लामाबाद के G7 G9 जहाँ जहाँ आप समझ रहे हैं कि ट्रांसमिशन ज़्यादा है फ्रॉम रैंडमाइज सैम्पलिंग जो आप कर रहे हैं, वहाँ पे एक एडिड एडवांटेज ये है कि आप सीवरेज की क्वांटिटी देख लें, उसमें वायरस की कितनी आ रही हैं। आपको ये नादरा के डेटे से पता है कि उस सेक्टर में या सब सेक्टर में कितने अफराद रह रहे हैं और उनका एज ग्रुप क्या है। तो आप उसकी पर कैपिटा यील्ड निकाल सकते हैं वायरस की कितनी आ रही है, और उसको बेस बना के आप आगे चल सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्स मुवस्सर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं A ब्लॉक DHA का करता हूँ, मुझे पता है, मेरे पास उसके डिज़ाइंस मौजूद हैं लाहौर के पूरे, क्योंकि हम ये अभी लाहौर की सतह पे कर रहे हैं, इसलिए हमारा वासा के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है, क्योंकि हमें डिज़ाइन चाहिए कि इसमें किसी और सेक्टर के आके कंटेमिनेट तो नहीं कर रहा है, प्योरली इसी सेक्टर का आ रहा है। अब इस सेक्टर में हमें पता है कि गाड़ियाँ भी DHA में हर घर में 1 या 2 गाड़ियाँ हैं, वो भी धुल रही हैं, वो ज़ाहिर है वायरस उसकी डिल्यूट हो जाएगी। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमने एक सैंपल किया और हमने एक कट ऑफ वैल्यू ली कि 200 कॉपीज़ पर ml हैं सपोज। तो हम इस वक्त अगर 200 कॉपीज़ हैं, हमने लॉकडाउन किया वो सेक्टर, हमने हफ्ते बाद देखा कि ट्रांसमिशन रुकी कि नहीं रुकी, तो वो अगर गिर के 100 कॉपीज़ पर ml आ जाती हैं तो दैट मीन्स वी आर विनिंग। अगर खुदा ना खास्ता वो 400 कॉपीज हो जाती हैं तो वी आर लूजिंग, द ट्रांसमिशन इज इंक्रीजिंग इन दैट सेक्टर। तो इसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। और जैसे आपने कहा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी, हमारी हॉलैंड की यूनिवर्सिटी है 20, उसके साथ भी हमारी कोलैबोरेशन है, और इसको हमारा प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ा सा हमें जो टेक्निकल आ रहा है कि बाहर की जिन्होंने किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने, जैसे आपने कहा, उनके पास एक बहुत बड़ा टूल है कि उनके तमाम के तमाम सेप्टिक टैंक्स बने हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं है कि जब
सिविक वेस्ट आता है तो वो ट्रीट हुए बगैर आगे चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब हमने वासा से कल भी मीटिंग की तो हमने कहा कोई ऐसी लोकेलिटी है जहाँ सेप्टिक टैंक्स बने हो कि हम वहाँ से सैम्पलिंग लें, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें नहीं मिला, जो कि होना चाहिए। बाकी मुल्कों को ये फ़ायदा है कि उनका तो एक सैंपल सारे ब्लॉक्स का एक जगह पे आता है, वो उसको डीकंटेमिनेट होता है और फिर आगे जाता है। हमारा ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें रनिंग सीवरेज से ये सैंपल्स लेने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है, अच्छा इकदाम है, और हम तो क्योंकि एज ए यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम तमाम गवर्नमेंट्स को ये सैंपल्स और इसके रिजल्ट शेयर करेंगे ताकि उनकी रिस्पांस वो ऑप्टिमाइज कर सकें इससे। डॉक्टर साहब एक बात और भी बता दीजिएगा, ये तो वक्त और हालात के मुताबिक बहुत कुछ होना चाहिए, जो कल नहीं किया था वो आज कर लें, अब कर लें, ये तो आप वो वाले पहलू हमें बता रहे हैं। ये जो नाले हैं, ये पानी सारे का सारा उसी के थ्रू जा रहा होता है शहर के मुख्तलिफ मकामात से, ऐसा लाहौर में भी है, ऐसा दीगर सिटीज़ में भी है। ये बताइएगा कि जहाँ जहाँ से ये पानी गुजर रहा है, दीगर अमराज के साथ साथ, दीगर प्रॉब्लम्स के साथ साथ कोरोना भी वहाँ से गुजर रहा है। सर ये एक ख़तरनाक पहलू है, थोड़ा सा एक आम देखने वाले को भी समझाइएगा ये। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ासकर अभी भी, और इवन इस्लामाबाद में भी और कराची में तो बहुत ज़्यादा ओपन नालाज हैं। ये ना के न्यूसेंस हैं कि बच्चे गिर के मर जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं और बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मगर इससे बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल डैमेज, इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स की एयर कंडीशनिंग सिस्टम बैठ जाता है। और इंटरेस्टिंगली बहुत बड़े हॉस्पिटल्स PIC के अंदर से नाला गुजर रहा है, पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी से। पिम्स में मैं काम करता रहा हूँ, मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, उसके पीछे से बहुत बड़ा, और हमारे लिए एक स्ट्रगल थी कि वहाँ पे उनके इक्विपमेंट, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट को बचाने के लिए। तो डेफिनेटली एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक सू मोटो लिया था आज से कुछ 4 साल पहले, कि उन्होंने कहा था कि ये नालों को कवर किया जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था कि प्राइवेट पब्लिक खुद करे, पब्लिक यानी कि खुद इसको कवर करे, और हमने किया भी, कई हॉस्पिटल्स ने अपने आगे किया। लेकिन इसको एक वाइड स्प्रेड लेवल पे होना चाहिए कि जिसकी प्रॉपर्टी वहाँ है और जिसकी बिल्डिंग वहाँ है, वो तो उतने पैसे उससे ज़्यादा अपनी मशीन की मेंटेनेंस पे लगाता है। जो सल्फाइड्स वहाँ से निकलते हैं, जो गैसेस निकलती हैं वहाँ से, वो उसके पूरा एडजस्ट कर देती हैं उसके पाइप्स को, उसके सारे सिस्टम को, और ख़ासकर हॉस्पिटल की महंगी मशीनें की लाइफ आदि से भी कम रह जाती है। तो और दूसरा हेल्थ हैजर्ड डेफिनेटली एक्सीडेंट्स हैं। उसके बाद इसके बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे टाइफॉइड है, जैसे मलेरिया है, ये ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, डेंगू है, ये सारी की सारी बीमारियों का, वाटरबोर्न बीमारियों के लिए ये बहुत बड़ा हैजर्ड है। अब ये जो सवाल आपने किया है कि कोरोना की जो वायरस है, ये जब जाती है सीवरेज में, देखें कोरोना का हमें एक चीज़ पता है कि अगर ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट ज़रूर कर रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा ड्रिंकिंग वाटर का जो वाटर टेबल है जहाँ से निकलता है, ये अनफॉर्चुनेटली अब बहुत लो हो गया है। तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हैंड पंप से भी लोग पानी पी रहे हैं, जो कि बड़ा सुपरफिशियल होता है, और वहाँ पे हमारे सीवरेज लाइंस भी हैं, तो आपस में कंटेमिनेशन हो रही होगी, उसकी वजह से हेपेटाइटिस A और E फैलता है। अच्छा, इसमें कोरोना की वायरस भी आ रही होगी, लेकिन एक हमें एडवांटेज है कि कोरोना की वायरस आ तो ज़रूर रही होगी, लेकिन जब हम इसको पीते हैं और पीने से ये नहीं लगता, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से लगता है, लेकिन चांस है कि हम हाथ उससे धोएं तो हमारे हाथों में रह जाए, तो इसलिए ये चांस तो है, लेकिन पीने से नहीं होगा, क्योंकि पीने के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक में, वो इसको वायरस को डाइजेस्ट कर देगा। ये वायरस है बड़ी नाजुक, ये हमें तो फायदा है, RNA एनवेलोप्ड वायरस, और इसका एनवेलोप ग्लाइकोप्रोटीन से वो साबुन से भी खत्म हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडे। और जिस तरह आपने भी इस पर जोर दिया कि बार बार साबुन से हाथ धोना है, और अगर बाहर से आप कोई चीज लेकर आए हैं तो उसको भी कोशिश करें कि फौरन लाकर धोएं। ये ना करें कि वो जो सब्जी, गोश्त, फल या शॉपर आप ला रहे हैं वो आप ऐसे ही रख दें, क्योंकि जब आप कांटेक्ट करेंगे आपके घर में वो लोग जो बाहर नहीं जा रहे, वो कांटेक्ट करेंगे तो वायरस आपको हिट कर सकता है। विटामिन D ये कोरोना के खिलाफ अहम है।
बहुत अहम है। ये मालूम हुआ है कि अगर कोरोना के मरीजों में विटामिन डी की कमी हुई तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। बेल्जियम के माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि इस वबा से निपटने के लिए, इससे बचने के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट एक सस्ता और मौसर तरीका है। तो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकती हैं? अगर आप किसी सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाना चाहें, सिर्फ खाते पीते रहना चाहें और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना चाहें, तो अब हम आज बात करेंगे इस पर कि इस वायरस से ऐसे भला कैसे लड़ा जा सकता है। और हमारा साथ देंगी इसी सिलसिले में डॉक्टर बिल्किस, एक्सपर्ट हैं आप बहुत सारे मामलात में। थैंक यू, आप टाइम दे रही है। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। अब ज़रा हमें ये तो बताएं, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन डी के, इनको लेना बेहतर है या फिर अपनी ग़िज़ा से इसको कंट्रोल करना या बढ़ाना या बेहतर करना, उसकी मिक़दार को, वो बेहतर है? अच्छा देखिए, विटामिन D3 आप चाहे ग़िज़ा से लें चाहे आप सप्लीमेंट लें, ये कुछ वक्त के लिए रहेगा, फिर आप क्या करेंगे? तो धूप लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सुबह की धूप लेना है और गर्दन पर लेना है, ठीक है? धूप लेना ज़रूरी है। उसके अलावा तो सबसे इसका अच्छा जो सोर्स है मेरे हिसाब से वो कॉड लिवर ऑयल है, यानी मछली का जो तेल होता है वो सबसे अच्छा इसका जो ज़रिया है वो है। सोर्स नुकसान नहीं करो, आप आ रहे हो? मेरा बेटा है, आई एम सॉरी। इट्स ओके, आ लेने दे। उससे कहीं बार धूप में बैठे थोड़ी देर। अच्छा, दूसरा ये है कि जहाँ तक ग़िज़ाओं की बात की है, बिल्कुल ग़िज़ाओं से लेना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए विटामिन D3 के हम शुरू से बात करें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी कभी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि विटामिन डी जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, उसको सस्टेन करने में, बॉडी में आपकी मदद करता है, ठीक है? और हमारे यहाँ देखिए सबसे अच्छा बेहतरीन ज़रिया कौन सा है? दूध भी विटामिन डी का ज़रिया है। सॉरी, मैं विटामिन D3 बोल रही हूँ। और जो है एग, यानी अंडे इसके बहुत अच्छे ज़रिए हैं कि आप अंडों का इस्तेमाल करें। मशरूम इसके बहुत अच्छा ज़रिया है कि खुम्बी में विटामिन D3 बनाने में आपकी मदद करता है और सूरज की शुआएं को जज़्ब करने में आपकी मदद करता है। इतनी गर्मी हो रही है, लोग अवॉइड करते हैं, अंडे बहुत नहीं खा रहे होते आजकल। ये सही कह रही हूँ मैं? देखिए, अब दुनिया बदल गई है। आप लोगों को वो करना जो लोगों के लिए है, जो उनके सेहत के लिए ज़रूरी है। और जो है उसके बाद इस मौसम में आप 3 लीटर पानी पीजिए। बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं ना, अंडों का मिजाज गर्म है, इसका मिजाज ठंडा है, वो उससे मुझे गर्मी लगती है, उससे मुझे वो उसका एहसास होता है, सर्दी का एहसास होता है। ग़िज़ाओं से नहीं होता है, अपना भी मिजाज होता है। सही, आप अंडे को तल के ना लें, क्योंकि इसके अंडे की जर्दी से आपको मिलता है, तो आप अंडा उबाल के ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हल हो जाएगा। अब ये बताएं डॉक्टर बिल्किस कि विटामिन डी से मुतालिक ये भी कहा जाता है कि अगर विटामिन डी की कमी है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पर या कैल्शियम फूड की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसी तरह मैग्नीशियम, फॉस्फेट और बहुत से मिनरल्स एंड आयंस हैं जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जस्ट ड्यू टू दिस के विटामिन डी हमारी बॉडी में कम होता है। देखिए, अल्लाह गफूर रहीम ने जितनी ग़िज़ाएं बनाई ना, उसमें विटामिन डी भी रखा है, उसमें कैल्शियम भी रखा है। मैं मिसाल आपको देना शुरू कर देती हूँ। दूध में विटामिन डी भी है और कैल्शियम में भी, कैल्शियम भी है। अच्छा, मछली में विटामिन, जिससे अच्छा 2 मछली जो है ना बहुत अच्छी है। एक तो हमारे पास नहीं मिलती, सैल्मन मछली जो है वो बहुत अच्छी है। दूसरा ट्राउट हमारे मुल्क में नॉर्दर्न एरिया में मौजूद है, जो विटामिन डी बनाने में हमारी मदद करता है बॉडी में, और वाफर मिकदार में अच्छी। देखिए, ये तो आप बता रही हैं वो चीज जो महंगी है, कुछ सस्ता टोटका बताएं मुझे विटामिन डी का। बहुत जरूरी है। गंदम की रोटी, जौ का दलिया, ये तो सस्ता टोटका है ना। ये भी अच्छा, धूप भरा फल है पपीता, और देसी पपीता, वो भी धूप भरा फल है। पनीर, मक्खन, देसी घी भी बहुत अच्छा जरिया है। और जिनका विटामिन D3 कम होता है, देसी घी को अच्छी तरीके से बॉडी पे लगाकर अगर वो धूप में बैठ जाएं तो विटामिन डी वाफर मिकदार में उनकी बॉडी में जो है ना एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी हो जाती है। ये बताएं डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर प्लीज बिल्किस ये बताइएगा कि ये कैसे मालूम होता है कि विटामिन डी कम है? सिम्टम क्या होता है?
अच्छा मैं सिम्टम बताती, सबसे बड़े सिम्टम वैसे इन लोगों को ठंडे पसीने आने लगते हैं, पट्टों में खिंचाव होता है, भूलने की आदत हो जाती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। आप ये समझे कि विटामिन डी और बच्चों में रिकेट्स आ जाता है, चलते चलते गिर जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, पट्टे अखड़ने लगते हैं, आंखों की बिनाई भी मुतासिर होती है। ओके, और डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि एक नॉर्मल यानी जो एक एडल्ट है उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है विटामिन डी की? सही बता रही हूँ, मुझे नहीं याद। ओके, ठीक है, इट्स ओके। हाँ सही बात है। ये कोविड-19 के 9 पॉइंट्स होते उससे बहुत बेहतर था। सीरियसली। मैंने जानबूझ के कोट नहीं किया, जहन में आया ही यही है। अच्छा, और धूप से मुतालिक भी जरा कुछ मिथ्स है। जाहिर है किसी वक्त भी बाहर चले जाएंगे, सन बात लेंगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, ऐसा ही है? विटामिन डी से आपको सुबह मिलता है, आपको शाम में मिलता है सुबह। और इसके अगर आपकी यूनिट कम हो जाते हैं ना, तो उसके यूनिट फिर आपको 1 लाख यूनिट 2 लाख यूनिट लेते हैं, वो कुछ आपके उसमें बनाता है। ओके, और ये जो 2 लाख यूनिट या वो कहते हैं 4 लाख यूनिट, वो उसका टाइम होता है 15 डेज, आप 1 मंथ के लिए वो उसका एक कैलकुलेशन होती है। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए, और अगर नहीं लेते कोई नुकसान है? खुद से अगर ले लेते हैं, अगर आपको फील होता है कि विटामिन डी कम है? डी जो है ना माइनस में, अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो कैसे होगा? धूप इतनी जल्दी तो नहीं बनाएगा ना आपकी बॉडी में, आपकी ग़िज़ाएं इतनी जल्दी तो नहीं बना, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंट बहुत है। तो आपको पहले तो लेना चाहिए, लेकिन आप जो हम लोग ये जो सप्लीमेंट लेते हैं वो कुछ वक्त के लिए बनाते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि सप्लीमेंट लिया और हम भूल जाते हैं कि हमने सप्लीमेंट लिया, और हम भूल जाते हैं कि बस हमें लगता है कि अब हमारे यूनिट कंप्लीट हो गए, हम जो इनसफिशिएंट से सफिशिएंट में चले गए तो हम अब सही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने अपनी ग़िज़ाएं बेहतर करें, धूप लें, उसके साथ सप्लीमेंट अगर आपने लिया है और आपने अपना टेस्ट कराए, बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं कहती हूँ कि इसका टेस्ट आप कराएं, लेकिन उस पर इंसिस्ट ना करें। अपनी ग़िज़ाएं अच्छी रखें तो विटामिन डी आपकी बनता रहेगा, बॉडी में बनता रहेगा खुद का सिस्टम के तहत। जैसे ग़िज़ाएं लें और धूप लें। ठीक है, मैं अगर आज की तारीख में डॉक्टर बिल्किस धूप लेना शुरू करती हूँ, जो कुछ आपने मुझे बताया है वो मैं याद रखती हूँ, उसको फॉलो करना शुरू करती हूँ, ये जो भी कुछ आप मुझे बता रही हैं मैं इसे खाना शुरू करती हूँ, तो 1 हफ्ते में थोड़ा सा चेंज आएगा, बेहतरी की तरफ जाएंगे, कोरोना से लड़ने के लिए मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी। 1 हफ्ता आप जो है बहुत दूर की बात करें, अरे आपको 3 दिन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर देसी घी लगाकर धूप में बैठे, सुबह 10 बजे से पहले की धूप में आधा घंटा बैठे और ये वाला आपका नेक खुला हो, आपको 3 दिन में, बल्कि जो लोग बैठते हैं जिनको हम लोग बताते हैं तो वो कहते हैं हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई। 3 दिन लगेंगे कि आपका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए आजकल खुबानी आई हुई है, गाजरे का सीजन नहीं, लेकिन खुबानी का सीजन तो है ना, खुबानी में भी विटामिन डी मौजूद होता है, उसका भी इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त, ये विटामिन बहुत ज़रूरी है टू बूस्ट इम्यूनिटी। लेकिन कोई ये ना समझे कि खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया तो आपने विटामिन डी के एम्प्यूल्स पीना शुरू कर देने हैं, उससे इलाज नहीं होगा। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, यानी उससे पहले का काम करने का है ये, कि पहले इम्यूनिटी बूस्ट करनी है ताकि ऐसे वायरस या कोई और इन्फेक्शन भी आपको हर्ट ना करे। डॉक्टर बिल्किस बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थी। यहाँ पर विटामिन डी के मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी कि विटामिन डी कैसे कैसे लिया जा सकता है। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। चंद रोज़ पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था लाहौर में, और ये वाक़या तो ऐसे वाक़यात तो मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट होते ही आए हैं। किरण, आपको भी याद होगा कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था हमने तब भी गुफ्तगू की थी कि इस वक्त बहुत से शहरों में पतंगबाजी हो रही है, हालांकि उस पर पाबंदी है, और तब भी कहा था कि प्लीज़ बहुत एहतियात कीजिए, मना कीजिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए कहा गया था अपने बच्चों को मना कीजिए कि इस काम में ना लगें, क्योंकि इससे तफरीह है, किसी की जान जाती है। किरण, जान गई। लाहौर के रिहायशी हैं 36 साला सैयद शबीर, घर से निकले थे दूध और दही लेने के लिए, लेकिन ये हादसा पेश आ गया। उनके जो अहले खाना है वो गम से निढाल हैं, और वो ज़ाहिर है अब ये मुतालबा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पाबंदी लगी थी और इसके बावजूद पतंगबाजी आम है, तो आखिर हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जिस गम से वो गुजर रहे हैं कोई और इस गम को फेस ना करे। इसके साथ किरण, ज़ाहिर उनका एक बेटा है, तो सैयद शबीर के वालिद साहब से हमने गुफ्तगू की थी और उन्होंने भी अपील की है कि सैयद शबीर का जो बेटा है उनके तालीमी अखराजात हुकूमत उठाए। हमारे नुमाइंदा सिद्रा गयास इस वक्त उस फैमिली के साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी सिद्रा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर सैयद शब्बीर के घर में मौजूद हूँ और एक हफ़्ता पहले गले में डोर फिरने की वजह से उनकी डेथ हुई है और तमाम अहले खाना जो हैं वो इस वक्त गमज़दा है और यहाँ पर अफसोस करने के लिए भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ उनके यहाँ पर एक छोटे बेटे भी मौजूद हैं, 4 साल इनकी उम्र है, जो कि इतने मासूम हैं और अभी तक ये समझने से कासिर हैं कि अब उनके वालिद जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है। इस बच्चे का ये कहना है कि उसके फादर जो हैं वो हज करने के लिए गए हुए हैं और जल्द जो हैं वो उसके पास वापस आ जाएंगे। और उनके वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे और कितना प्यार करते थे अपने बेटे से और गवर्नमेंट से ये क्या कहना चाहते हैं। जी आप मुझे बताइएगा सरफराज साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बात यह है, मेरी दुनिया उजड़ी, मेरा जवान बेटा इस दुनिया से गया इस पतंगबाजी की वजह से। बच्चा मेरे लिए यतीमी के लिए छोड़ कर गया। पतंगबाजी शुरू ही से, जब इतने अरसे से ये लोगों के गले काटती फिर रही है, इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? हुकूमत कहाँ सोई हुई है, कहाँ गए हुए? क्या यही तब्दीली है? क्या ऐसी तब्दीली के लिए मुल्क बनाया था लोगों के गले काटे जाएं, लोगों के अमवात हो, बच्चे यतीम हो? मेरा बच्चा चला गया, वो वापस नहीं आएगा, वो शहीद है, मगर और दूसरे लोगों की जिंदगियों को बचाओ। अब मैं इस बच्चे का क्या करूं? मुझे बताओ, मुझसे बाप का पूछते, मैं कहता हूँ हज पे गया, बेटा थोड़ी देर में आएगा। मैं क्या इस बच्चे को और बताऊं, क्या बता सकूं? इसको खुद को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी आपने सुना कि उनके फादर जो हैं वो इंतहाई गमज़दा हैं और किसी हद तक जो है वो गुस्सा भी उनमें देखने के लिए आ रहा है, क्योंकि बहुत दफ़ा गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई गई है और इसको बैन भी किया गया, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात जो हैं वो अक्सर देखने में आते हैं कि डोर फिरने की वजह से जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानों से चले जाते हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट से अपील किया है कि गवर्नमेंट जो है वो पतंगबाजी के ख़िलाफ़ सख्त नोटिस ले और सख्त कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ अमल में लेकर आए जो इस कानून को तोड़ते हैं और दोबारा जो है वो पतंगबाजी करते हैं और उससे मासूम लोगों की जान जाती है। वेलकम बैक। 1.5 लाख से भी ज़ायद केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम रवैये की बात करें कि हम कितना सीरियस हैं कोरोना वायरस को लेकर कि ये मौजूद है, इसका अगर सवाल किया जाए शहरियों से, इसके बारे में बात की जाए तो वो मानने को तैयार नहीं है। अगर हम लाहौर ही की बात कर लें तो लाहौरिये ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है। उनकी राय हमें बताएंगी हमारी नुमाइंदा तहमीना अहमद। पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर एवरेज 1500 से 2000 केसेस रोजाना कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें से 50% केसेस पंजाब के सबसे बड़े शहर यानी लाहौर से हैं। और लाहौरी इस बारे में कितना सीरियस हैं, वो मास्क पहनना या कोरोना के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल पैरा होने के लिए कितना सीरियस है, आइए लाहौरियों से ही जानते हैं। कोरोना जो सा है वो ऑब्वियसली है, गरीब तबका है, इनके लिए मुश्किल ये है कि अब ये कोरोना के साथ फाइट करें कि अपने पेट के साथ फाइट करें। वैसे ही कोई ड्रामा ही है, इन्होंने किए हुए, पर कोई इतना ज़्यादा नहीं है। हम हमारी फैमिली में या किसी और की फैमिली अभी तक तो नहीं हम देखा कि कोरोना हुआ है। 3 महीने से हो गए कोरोना से घर बैठे हुए हैं, यही हम सोच के बात करें 3 महीने में क्या करें। पूरी दुनिया में हो रही है और हमारे भी कुछ रिश्तेदार भी अफेक्टेड हुए हैं, तो ये बिल्कुल है, हकीकत है। कोरोना की वजह से मौत हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये। अवामी राय के मुताबिक कोरोना को ड्रामा और बैरूनी साजिश कहने वाले लोगों की तादाद अब काफी कम नजर आती है, क्योंकि कोरोना के केसेस अब बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज बरोज इन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अब हर कोई अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने अजीजों में ये केसेस देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अब वाकई इससे सीरियस लेना शुरू हो गए हैं और मास्क पहन रहे हैं। अभी भी कुछ इलाके हैं लाहौर के जहां पर मास्क पहनने में या एहतियाती तदाबीर पर अमल करने में कोताही की जा रही है, लेकिन हुकूमत भी अपने एजेंडे के तहत लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस देने के लिए लगी हुई है और लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को मना भी किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा ऐसा आवाम में खुद भी ये सेंस आ रही है और वो खुद भी काफी हद तक एहतियात कर रहे हैं। जी तहमीना लाहौर के बारे में बता रही थी। हम मुल्तान का तस्करा करते हैं,
बेशतर शहरी कोरोना को बैरूनी साजिश करार देते हैं। यहाँ मजीद बताएंगे आसिफ बलोच। जी आसिफ। एक तरफ तो कोरोना वायरस से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग मुतासिर हो रहे हैं, वहीं पर कुछ शहरी अभी भी कोरोना को बैरूनी साजिश और ड्रामा करार दे रहे हैं। शहरी आखिर कोरोना बारे क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सियासत है उसके ना, ये कह रहा है भाई पैसा मिल रहा है ना इसको, ये डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं, ये डॉक्टरों को पैसा दे रहा है, ये सारी कहानी इसकी ये डॉक्टरों को भी साथ दे रहा है। ये फैल एक बनी हुई है न कि एक कई साथ चल रहे हैं। ये भी इमरान खान को कोई पता नहीं कितने अरबा खरबा रुपये मिल रहे हैं, उसकी वजह से ना ये कोरोना वायरस फैला रहा है। भाई मुल्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुल्तान में है नहीं। ये हकीकत है, हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, हम इसका मजाक समझ रहे हैं। अल्लाह ना करे हमारा हाल इटली जैसा हो गया, ईरान जैसा हो गया, अमेरिका जैसा हो गया कि हम उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। उनका ये हाल है, हमारा क्या होगा? इसीलिए हम इल्तिजा करते हैं, हम हुकूमत का साथ दें, अवाम का साथ देना चाहिए अवाम को कि ये ख्याल करें, SOPs का ख्याल करें, मास्क पहने, ये समाजी फासले रखें, खुदा के लिए फासले रखें, खुदा के लिए एहतियात करें, अपने बच्चों का ख्याल करें कम से कम। कोरोना कोई चीज़ नहीं है, ये कि गैर मुल्की साजिशें हैं, ये कि ऐसे ड्रामा रचा हुआ है कि जी कोरोना कोरोना कोरोना। कोई क्या कोरोना है? कोई कोरोना नहीं है यहाँ पर। इस कोरोना के नाम से हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारा मुल्क जो है ना बर्बादी की तरफ जा रहा है, गरीब आवाम पिस रही है, मर रही है। कोरोना का नाम देकर इन्होंने पता नहीं ये क्या चाहते हैं, क्या ये आवाम से क्या करना चाहते हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रही इन लोगों की। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ज़ाहिरी तौर पर ये नज़र आ रहा है भाई ये बीमारी है बड़ी, ठीक है। और अगर हमारी हुकूमत को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर ये सच है तो सीधी सीधी बात बताएं। अगर ये ड्रामाबाजी है तो क्यों बेचारे गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं? बेरोज़गारी इतनी फैली हुई है। अब देखें ना, गरीब तबका जो है, बड़े जो अमीर लोग हैं उनका तो ठीक है, कुछ नहीं, उनके पास तो सब कुछ मौजूद है। जो गरीब हैं, जो बेलचा उठा के बेचारे सुबह जाते हैं, शाम को आते 200-300 दिहाड़ी ले गए, तो उनका क्या बनेगा? या तो उनको सपोर्ट करें। निस्तर अस्पताल में अब तक 100 से ज़ायद मरीज कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ शहरी कोरोना वायरस को बैरूनी साजिश और ड्रामा करार देते हुए गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। और यूं तो ये मामला सिर्फ शहरों के साथ नहीं है, हमारे हुक्मरान भी इससे मुताल्लिक कई बयानात दे चुके हैं। आपको याद होगा शहबाज गिल साहब ने भी कहा था कि जो सेहतमंद है वो मास्क ना पहने। खैर मैं उनकी बात यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं बात सियालकोट के शहरियों की करूँगा। मास्क पहनने से मुताल्लिक उनकी भी मुख्तलिफ आरा है। शहरी क्या कह रहे हैं मास्क पहनने से मुताल्लिक, ये बताएंगे शहजाद अहमद। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी अवामी हलकों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसे बैरूनी साजिश या ड्रामा समझ रहे हैं। कोरोना वायरस है या नहीं, हुकूमत मास्क की तायद कर रही है। इस हवाले से अवाम क्या राय रखती है, इसी से बात करते हैं। कोई कोरोना शरोना नहीं है, ये अवाम को जो है ना तंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यही कोरोना है और इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मौत हो रही है। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए और एहतियात हर एक को हमें भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। जी हुकूमत जो कह रही है ना कि मास्क पहने, तो हमें मास्क पहनने चाहिए, क्योंकि हम इससे बीमारी से बच सकते हैं। हम मास्क पहन के बाहर निकलेंगे, घर में जाएंगे तो ये जाहिर है वायरस जो है वो हमें अफेक्ट नहीं करेगा, तो घर वालों को अफेक्ट भी नहीं करेगा। मास्क का ये मसला कि अंदर जाओ बाहर जाओ मास्क उतारो, मास्क पहनो, हम तो तंग आ चुके हैं। तो इसी तरह बस मास्क नहीं होना चाहिए, इस वबा पे कंट्रोल करना चाहिए इनको। बेशतर शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस एक खतरनाक वबा है, इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना चाहिए और मास्क भी पहनना चाहिए, जबकि कुछ इसकी मनफी कर रहे हैं और इसको प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। कोरोना से मुताल्लिक अवामी रवैया, फिर उस सब के बाद में ये पहलू, हमने सोचा कि हम इस सिलसिले में बात करें मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू नया दिन। वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुड टू सी यू सर। ये फरमाइएगा, दुनिया भर में कोरोना जाने ले रहा है, हम भी पीछे नहीं हैं, हमारे यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमारा भी जो हेल्थ सिस्टम है उस पर शदीद दबाव है। बावजूद इसके अगर आम शहरी से पूछा जाए तो उनको ड्रामा लगता है, उनको ये साजिश लगती है। ये कैसा रवैया है, ये क्यों करे? देखिए, मैं आपसे अपना मुशाहिदा शेयर करता हूँ कि हम लोग फेसबुक पे मौजूद हैं और हमारे अकाउंट पे पिछले कई दिन से कम मैं ये देख रहा हूँ
कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, ये दिन में 10 बार किसी पोस्ट के नीचे लिखना पड़ता है और आपके 5000 फ्रेंड हों और आपको दिन में 10 बार ये लिखना पड़े तो ये बड़ा एक संजीदा मामला है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो मैंने देखा, हर कह लीजिए 10वीं फैमिली में एक फ़र्द ऐसा ज़रूर है जो कोरोना से मुतासिर है। और आपके अगर जानने वाली कह लीजिए कि कुछ फैमिलीज़ में अमवात भी हुई हैं। अब जहाँ पर ये को मौत हो चुकी है या फिर कोरोना के मरीज़ मौजूद है, वहाँ पर यकीन भी पुख्ता हो चुका है कि कोरोना है। लोग क्यों नहीं मान रहे, शहरी क्यों नहीं मान रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिसका कहना मानना होता है उस पर एतमाद करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी आप देखिए बदकिस्मती कि स्टेट पे जो एतमाद शहरियों को करना चाहिए वो शहरी कर नहीं सके। स्टेट को जो एतमाद बनाना चाहिए था बना नहीं सके, वो स्टेट एतमाद बना नहीं सकी। और जब ये एतमाद नहीं बना तो लोगों ने वो सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ को मानना शुरू कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि कोरोना एक साजिश है कि नहीं है। अगर आप मर जाते हैं तो फिर ये मसला नहीं रहता ये साजिश थी या नहीं थी, आप तो मर गए। या अल्लाह ना करे अगर आप मुतासिर हो जाते हैं और आपकी फैमिली अफेक्टिव होती है तो फिर ये मसला कि ये बाहर से साजिश है या अंदरूनी साजिश है, ये मसला ख़त्म हो जाता है। आपकी ज़िंदगी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप बजाय के तजुर्बा करें, गलती हो, कोताही हो और आपको नुकसान हो तब सीखें। अक्लमंदी ये है कि इस वक्त जो इतनी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है और कितने लोगों की जानें जा रही हैं, हमें यहाँ से सबक सीख लेना चाहिए और एहतियात को शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, एक और मामला भी था सर, हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी सी देर पहले चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप से प्रोफेसर महमूद शौकत का ये कहना था कि लोगों की साइंस से मुताल्लिक़, मेडिसिन से मुताल्लिक़ जो बिल्कुल आम सी बुनियादी सी मालूमात होती है वो भी नहीं है और इसीलिए लोगों को समझाना यूँ भी मुश्किल होता चला जा रहा है। सर, ये एक कमी है कि जिस पर काबू पाए बग़ैर समझना, आगे बढ़ना या वाकई कोरोना से लड़ना, उसको शिकस्त देना बिल्कुल नामुमकिन है। आपका भी ऑब्जर्वेशन यही है कि हम वहम तो करते हैं, साथ में हम इल्म को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, ये मिजाज बड़ा ज़्यादा है यहाँ पर इंडो पाक में, बिलखसूस पाकिस्तान में ये मिजाज आपको आम मिलेगा कि लोग अपनी जहालत पे अकड़े हुए नज़र आएंगे। वो स्टबर्न हैं, वो ज़िद्दी हैं, वो मानने को तैयार नहीं होते। फैटलिज्म बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा कि लोग कैजुअल हो गए। कहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मौत को मान लिया, वो कह रहे हैं ठीक है जी मर रहे हैं, अब क्या करें। प्रॉब्लम ये है कि बुनियादी ज़िंदगी के बारे में जो इल्म है, जो मेडिकल साइंस के बारे में इल्म है, जो सफाई सुथराई के हवाले से इंफॉर्मेशन है, ये हर एक के पास होनी चाहिए। लेकिन लोग इस तरह के एक संजीदा मामले को भी कैजुअल लेने लग पड़ते हैं। दूसरी देखिए बदकिस्मती ये कि जो हमें मीडिया ने तो इंतहा का गाइड किया। मेरा शुरू में बयानिया, मैं उसकी तरदीद थोड़ी सी कर देता हूँ कि मैं कहता रहा कि मीडिया ने थोड़ा सा ज़्यादा खौफ हमें दे दिया। आज मैं तरदीद करता हूँ मीडिया ने जितना मुजाहिदों की तरह काम किया और लोगों तक जिस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाई है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हम डॉक्टरों को फ्रंट लाइनर मानते हैं, हम ऑफिसर्स, फौजियों को, पुलिस वालों को मानते हैं, हमें मीडिया को भी मानना चाहिए कि एक राइट इंफॉर्मेशन जो WHO की थी और जो स्टेट की तरफ से थी वो साथ साथ पहुंचाते रहे। गलत काम क्या हुआ, खतरे की बात ये हुई कि सोशल मीडिया ने बड़ा एक नेगेटिव रोल प्ले किया और लोग बगैर तहकीक के उन सब चीज़ों को मानने लग पड़े जिनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च ही नहीं थी। आप मिसाल लीजिए सना मक्की की, बड़ी दुनिया ने सना मक्की को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कईयों को नुकसान होने लग पड़ा। ये देखा ही नहीं हमने कि इसका नुकसान क्या है और इस पे कोई रिसर्च प्रॉपर पब्लिश ही कोई नहीं हुई। बेशुमार ऐसे अताई और डॉक्टर आपको दम करते और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बताते नजर आएंगी जो ना लॉजिक पे मबनी है और ना अकल पे मबनी है। नुकसान होता है और नुकसान हुआ कि अगर आप पानी में गिरते हैं तो बचेगा वही जिसको तैरना आता है। यानी आपका ईमान अकीदा अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपके पास तैरने का हुनर नहीं है आप बच नहीं सकते। तो यहाँ पर बड़ी दुनिया उनको हम ये कहने अब लग पड़े कि आपने कोरोना का एक्सपर्ट नहीं बनना, सिर्फ चंद एहतियाती तदाबीर को फॉलो करके मोहतात होकर जिंदगी गुजारनी है। आप कहीं PhD कोरोना ना कर लें, बस बेसिक इंफॉर्मेशन कोरोना ना कर लें, बेसिक इंफॉर्मेशन तक डिग्री पक्की नहीं होनी चाहिए लेकिन आप कम से कम अपनी एहतियात कीजिए और अपनी जिंदगी को इंपॉर्टेंट समझते, अपने प्यारों की जिंदगी को इंपॉर्टेंट समझते उन्हें बचा लीजिए। सर, अभी आप भरोसे की बात कर रहे थे, वो भरोसा ये सारी की सारी कमाईगियों, सारे के सारे फॉल के बावजूद कैसे आएगा अगर मैं किसी भी वज़ीर को, सफ़ीर को अपने देश के, जिसको मैं अपना ज़िम्मेदार समझती हूँ, उसे कोरोना के बारे में कुछ भी कुछ भी कहते हुए सुनूंगी।
या अगर जो शख्स किसी कोरोना पेशेंट को अपने फैमिली मेंबर को लेकर जाता है और उसको एक बड़ा हॉस्पिटल लाखों रुपए यौमिया का बिल थमाता है, अब बताइए फिर हुकूमत पर, फिर डॉक्टर्स पर, फिर हॉस्पिटल पर, फिर एक आम आदमी कैसे भरोसा करे? ये भी तो हमारे चैलेंजेस हैं सर, ये भी तो हमारे हालात हैं। ये कोई शक नहीं है कि ये दो तरफा। मैंने कहा कि वो एतमाद जो स्टेट को देना चाहिए था वो स्टेट नहीं दे सकी, और वो एतमाद जो शहरियों को करना चाहिए था वो नहीं कर सके। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अवामी नुमाइंदों का एक बड़ा अहम रोल है, जिसका एक हल्का है, जिसकी एक यूसी है, जिसका एक टाउन है, जिसके पास कोई इलाका है, उसको अपने वोटर्स, अपने साथ जुड़े लोग, और इवन मैं कहता हूँ कि तमाम हमारे बुजुर्ग जो हैं, उलमाए दीन हैं, उसके बाद सूफिया हैं और दरवेश बाबे, सारे हमारे सबके फॉलोअर्स हैं। जिसका कोई फॉलोअर है उस पे लाजिम है कि वो एहतियात सिखाए। इस एतमाद में किस काम आना अगर हम अपने से जुड़े लोगों की जिंदगी ना बचा सके, बिल्कुल, अगर उनको ना सिखा सके, बिल्कुल, अगर हम अपने से जुड़े लोगों को बताएं कि भाई अच्छा ये देखिए इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों को कोरोना हुआ है और बड़े बड़े कीमती लोग हमने गवा दिए, कितने डॉक्टरों की जानें चली गई, 2-3 दिन पहले एक फौज के अहम ऑफिसर की जान चली गई कोरोना की वजह से, कितने उलमाए दीन ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमें इस हकीकत को मान जाना चाहिए कि जब ये कोरोना जब हिट करता है तो ये नहीं देखता कि आपका मनसब और ओहदा क्या है, आप कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप कितने ताकतवर इंसान हैं, ये आपको हिट करता है और आपकी जान जा सकती है। तो ये सारी मिसालों से कम हमें एक एक्टिव सिटीजन के तौर पे खुद सीख लेना चाहिए कि हमें एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना। सही। अच्छा सर, ये ज़ाहिर है हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम इस पर भी बात करते। कोरोना की वजह से जिनके हालात ख़राब हुए, जिनके मौशी हालात ख़राब हुए, जॉब्स चली गई, सैलरी में कट लग गए, जिनकी सारी जो एक रूटीन थी वो डिस्टर्ब हो गई, और ऐसी सिचुएशन में बहुत से ऐसे लोग जो घर चलाते थे, जो ज़िंदगी का पहिया चला रहे थे, अपनी पूरी फैमिली का सपोर्ट कर रहे थे, अब वो सुसाइडल थॉट्स का शिकार हैं। वो अपने आप को कैसे इससे बाहर निकालें, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा, ये हम सुनते तो हैं लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं, इसकी जो इसका एसेंस है उसको हम समझते नहीं हैं, कैसे करें? देखिए, सुसाइडल थॉट्स की जहाँ तक बात है या सुसाइड करने की बात है, उसमें तो बड़े बड़े खुशहाल लोग सुसाइड कर लेते हैं, बड़े बड़े कामयाब लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो जिनकी कामयाबी की मिसालें दुनिया दे रही होती है वो भी सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड का ताल्लुक, मैं यहाँ बड़ा एक वाज़ेह आपको बात बता दूँ, अगर अल्लाह ने इसको हराम करार दिया, सख्त मना करार दिया, इसीलिए करार दिया है कि अल्लाह हर हालत में आपका राज़िक है, वो रिस्क के सामान फराहम कर लेता है। मैं तो पिछले 4 महीने से ये लोगों को चीख चीख के कह रहा हूँ, मुझे कम से कम अपनी जिंदगी में एक मिसाल ऐसी नहीं मिली कि कोई भूखा मर गया हो। अल्लाह का ऐसा खूबसूरत निज़ाम है कि अल्लाह किसी न किसी शक्ल में आपको रिस्क दे ही देता है। हमें इस कोरोना ने यह भी सिखा दिया कि असल में हमारी ज़रूरतें बड़ी महदूद होती हैं। हमें कोरोना ने यह भी सिखा दिया, अगर हम 4-5 माह शॉपिंग ना भी करें या 1 साल हम गर्मियों की छुट्टियां बाहर ना भी मनाएं और अपने उन पैसों से किसी की मदद कर दें, अगर हम उम्रे पे उम्रा ना भी करें और उन पैसों से किसी की मदद कर दें, अगर हम बहुत मालो मता ना बनाएं और महदूद रह के अपनी ज़रूरतों को, अपनी चादर को देखते हुए अपने पाँव फैला के अपनी एक साफ सुथरी नीट एंड क्लीन जिंदगी गुजारें, तो बड़ी हमें ख्वाहिशों की और बड़ी लग्जरी की ज़रूरत नहीं है। जब ये हकीकत हम मान लेते हैं तो पता लगता है कि जो आपका सुकून और अमन है वो बड़ी अशिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ। आपको छत मिल गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी फैमिली सेफ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, शुक्र, 2 वक्त की रोटी मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पूरी तनख्वाह नहीं दी, आधी मिल गई है, गुजारा हो रहा है, अच्छे हालात आ जाएंगे। अगर बदतरीन हालात हो गए हैं तो यार कभी बदतरीन थे, अच्छे हालात हुए, आज मुश्किल आई है तो कल को फिर अच्छे हो जाएंगे। आप उम्मीद का दामन ना छोड़िए। अगर आप उम्मीद को छोड़ देते हैं तो फिर सुसाइडल थॉट्स ज्यादा आती हैं। अल्लाह अगर चिड़िया को, बाकी परिंदों को, बाकी अनवा को और कितनी स्पीशीज हैं उनको रिस्क दे रहा है तो इंसानों का वो राज़िक क्यों नहीं है? यही तो इम्तिहान है और यही तो पहला सवाल है, मन रब्बू का, रब कौन था, पालने वाला कौन था, खिलाने वाला कौन था, देने वाला कौन था? वो जो जिंदगी में पीछे मुड़ के देखे माजी में गैब से देता रहा, तो क्या अब असबाब और सामान पैदा नहीं करेगा? सो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा महदूद रह के उस पर राजी रह के अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए, वो जरूर आएगा। अब तो बहुत दिन हो गए इस बात को, कोरोना से पहले की बात है, हमने आपको दावत दी थी सर, आपने ये कहा था
कि अगर आपकी जो चादर है वो महदूद से महदूद तर होती जाए तो फिर आप अपने आप को पॉलिश करें, दूसरे आइडियाज़ पे जाएं, ट्रांसफॉर्म करें। और अब जब हम ये देखते हैं कि लोग इंतहाई मायूस हुए हैं, जो घर से बाहर नहीं जा पा रहा, मेहनत नहीं कर पा रहा, घर में पैसे नहीं ला पा रहा, किचन नहीं चला पा रहा, वो बहुत परेशान है। ऐसे में आज हमें एक स्टोरी मिली, आई एम श्योर, आई होप कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हों, जल्द मामला बेहतर हो जाएं। लेकिन आज हमने एक टीचर से बात की थी सर, उनका अपना स्कूल है, लेकिन अब वो इतने ज़्यादा परेशान है कि उनको बिरयानी का स्टॉल लगाना पड़ रहा है। आज उन्होंने हमें ये कहा कि मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते और पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। सर एक कहानी हमको ऐसी मिली, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर उनसे बात करके। उनसे सीखना पड़ेगा या तो फिर उनको एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, इन जैसे लोगों को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। अगर खुद से नहीं सोच पा रहे तो ऐसा करने में, ऐसा देखकर उनको करने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से, मेरी नाक़िस राय है ऐसी। सर आप क्या कहते हैं? देखिए ये जो हमें काम से शर्म है ना, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। मैं हैरान हूँ, दुनिया के इतने तरक्की याफ्ता ममालिक की अब मिसालें देते हैं, वहाँ पर लोग काम से कभी शर्म महसूस नहीं करते। हम कोई ढाबा लगाने में शर्म महसूस करते हैं, छोटा काम करने में शर्म महसूस करते हैं। मेरा एक जानने वाले, मेरे एक बड़े अच्छे मोहतरम उस्ताद हैं, उनकी 18 अकेडमीज थी और यही हालात हुए, अकेडमीज बंद हो गई। मैंने उन्हें कहा आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने स्काइप पे ट्यूशन देना शुरू कर दी। और भाई अगर महदूद रह के मिनिमम वसाइल में अवेलेबल रिसोर्सेज और गैजेट्स के साथ आपको ट्यूशन भी पढ़ानी पड़ती है तो क्या शर्म की बात। हम छोटा काम करते हुए हम इश्तिहार लगा देते हैं, ये देखिए जी मैंने MBBS किया और मुझे छोटा काम करना पड़ गया। भाई अगर कभी करना पड़ गया तो बड़े लोगों को छोटे छोटे काम करने पड़े हैं, अच्छा वक्त आ जाता है। और हमें हालातों वाकयात के साथ, अडॉप्टेबिलिटी का वर्ड क्या मतलब है, हालातों वाकयात के मुताबिक अपने आप को बदलना पड़ता है। हम दीवार के साथ सर मार के अपना सर नहीं फोड़ सकते, टकरे मार के सर नहीं फोड़ सकते। हमें देखना पड़ता है कि अगर इस वक्त अंधेरे में दरवाजा नहीं मिल रहा, रोशनी का इंतजार कर लें, हम थोड़ा सब्र कर लें, को बेहतर वक्त में दरवाजा मिल जाएगा, खिड़की मिल जाएगी, रोशनी आ जाएगी, रास्ता बन जाएगा। लेकिन हम ये जो बड़ी जल्दी से ये दिल छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। सर एक बात और बताइए, अब देखिए होम आइसोलेशन जिन लोगों को इससे गुजरना पड़ रहा है, मैं क्वारंटीन में जो लोग हैं और जो उनकी कैफियत है उस पर बाद में बात करूंगी। पहले ये होम आइसोलेशन, जैसे मोहल्ले में लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कोरोना पेशेंट है, वो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। राबते तो नहीं टूटने चाहिए सर। हम यहाँ कराची में भी ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनके साथ हम मस्जिद जाया करते थे, ये वो लोग हैं कि जिनके साथ हम हेलो हाय करते हुए एक दूसरे को लिफ्ट देते हुए दफ्तर जाया करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल परे परे भाग रहे हैं। सर जो कमरे में बंद पड़ा है, जिसको नहीं पता कि वो कोरोना से जीत पाएगा या नहीं, ये उसके लिए कितनी प्रॉब्लम की बात है कि उसको ये पता चल जाए कि मोहल्ले वाले उससे, उसकी फैमिली तक से भाग रहे हैं। ये देखिए, हमें कोरोना के मरीजों को जो डील करने का तरीका था उसमें ये भी सिखाना चाहिए था कि इनको मुस्बत अल्फाज की कितनी ज़रूरत होती है, इनको चंद अच्छे जुमलों की कितनी ज़रूरत होती है, इनको केयर की कितनी ज़रूरत होती है, इनको कोई एहसास करने वाले दिल की कितनी ज़रूरत होती है, इनको हाल चाल पूछने वाली, बेशक फासले से पूछे, कितनी ज़रूरत होती है। मेरा तो मानना ये है कि डॉक्टर की दवाई का असर शायद बाद में होता है, डॉक्टर के रवैये का असर मरीज पे पहले होता है। इर्द गिर्द के लोगों के जुमले, एहसास पूछना, हालचाल पूछना, इखलाकियात जो बड़ी बुनियादी इखलाकियात है। अब देखें, दीन आपको सवाब देता है किस चीज का? इयादत का। आप मरीज का हाल पूछ लीजिए, आप मरीज के पास बैठ के चंद अच्छे जुमले कह दीजिए। आप मरीज को मिल नहीं सकते, आज तो कम्युनिकेशन का जमाना है, उसके सेल फोन पे कॉल कीजिए, उसका खैर खैरियत मालूम कीजिए। सर वो मरीज के अलावा उसकी फैमिली को भी कोविड पेशेंट बना देते रहते हैं, वो उसके साथ भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इसको भी कोरोना है। ये गलत रवैया है, ये गलत रवैया है कि हमें ना असल में नफरत करने की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा मिली हुई है कि हमें किसी से मोहब्बत करनी नहीं आती। और हमें, बल्कि वो रूमी का जुमला है कि अगर तुम्हारे अकायद ने, तुम्हारे इल्म ने, तुम्हारे दीन ने तुम्हें मोहब्बत करना नहीं सिखाया तो फिर जाहिल ही भले थे, जाहिल भले थे कि कम से कम जहालत के साथ ये कर लेते। इल्म के साथ तो बंदा आजिज होता है, मोहब्बत करना सीखता है, अदब करना सीखता है, शुक्रिया अदा करना सीखता है, अप्रिशिएट करना सीखता है। तो हमें ये रवैये भी सीखने चाहिए कि जिनको कोरोना है, जो कोई मरीज हैं, जो कोई मुश्किल में है, चंद जुमले, एक कॉल, एक अच्छा सा मैसेज उनको मोटिवेट कर सकते हैं।
एटलीस्ट दूर से वेव करते हुए निकल जाए। एटलीस्ट इतना ही कर लें, एक दूसरे से राबिते में रहना बहुत ज़रूरी है। सर एक बात और भी बता दीजिएगा, ये मैं ना फिर आप कहेंगे कि मैं हुकूमत की तरफ चली गई, ज़िम्मेदारों की तरफ चली गई। आपके हुक्मरान आपसे अगर इस तरह से कह दें कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने की, ना कि वो आपसे ये कहें कि हम आपको हेल्प कर ही नहीं सकते, सर दोनों बातों में कितना फ़र्क है और इनमें से ज़रूरी क्या है? अच्छा देखिए, हम सारे के सारे बाहसीयत माशरा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम हम हुक्मरानों को दे रहे थे। और कोई शक नहीं है कि अल्लाह अगर हिसाब ले तो जो कम अज़ कम मुझे समझ आया, हिसाब हुक्मरान का ज़्यादा सख्त है और वो जवाबदेही भी उसकी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। तारीख़ इस्लाम की मिसालें भी मिलती हैं कि दजला और फरात के किनारे अगर कुत्ता मर जाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं जवाब दूँ, आंसरेबल हूँ। मेरा यहाँ कहना है हम खुद कितने एक्टिव सिटीजन हैं, हम गैर जिम्मेदार शहरी हैं, हमें कम्युनिटी वेलफेयर का नहीं पता। आप एक आम रवैया देखिए, तारीख की किताबें जो इंडो पाक की लिखी हैं, हम अपने कूड़े घरों के बाहर फेंकते हैं, हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम अफवाह को आम कर देते हैं, हम हसद करते हैं, हम किसी का एहसास लेकिन नहीं करते, हम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते और जो गलती है वो सिर्फ दूसरे की नज़र आती है। बेहद शुक्रिया कासिम साहब, साथ मौजूद थे आप। करते हैं वफाकी बजट की, उस पर तनकीद हो रही है, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ज़ाहिर है उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उससे मुतालिक आपको हम ये बता देते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्होंने मुस्तरद किया है, कुछ बजट मुस्तरद किया उन्होंने, रकम मुख्तस ना होने पर उन्होंने बड़ी तशवीश का भी इजहार किया है। अच्छा, उनका मौक़िफ़ क्या है सिलसिले में कि मुल्क के दीगर शहरियों की तरह बाकायदा टैक्स जमा कराते हैं, तो फिर बजट में उनका हिस्सा क्यों नहीं रखा गया होता? तो ये सारे का सारा मामला, इसी सब के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा साथ देंगी हमारे इस टॉपिक पर शो के इस हिस्से में नायाब अली। वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी गुड, फाइन। जनाब ये बताइएगा कि बजट के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा हुआ था, आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए और अब हो क्या रहा है? आपको कौन कौन से पॉइंटर्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर ना धचका लगाए कि ये क्या हुआ? देखिए, हम ना जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लोगों को हायर करना शुरू किया, सिर्फ एक इंटरनेशनल पब्लिसिटी के लिए और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एज अ कार्ड यूज़ करना शुरू किया कि हम जो है वो लीविंग नो वन बिहाइंड, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा है कि हम जो है वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरी कर रहे हैं, जस्ट टू शो द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वी आर वर्किंग फॉर वनरेबल ग्रुप। तो हम बहुत खुश थे कि एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ होने जा रहा है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस बार वफाकी जो हुकूमत है वो तो कम अज़ कम कुछ ना कुछ जो है वो कोटा ज़रूर रखेगी, कुछ ना कुछ पैसे एलोकेट करेगी, हमारे लिए भी कोई शेल्टर होम होगा, हमारे लिए भी कोई पनाहगाह बनेगी, हमारे लिए भी कोई रोज़गार के मौके, कोई कर्जा जात स्कीम, कोई वेलफेयर प्रोग्राम शुरू होंगे। लेकिन जब हमें धचका तब लगा कि जब वफाकी बजट, ना सिर्फ वफाकी बजट बल्कि सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, KP हुकूमत, बलोचिस्तान की हुकूमत, किसी भी पाकिस्तान की हुकूमत ने हमारे लिए एक पैसा भी एलोकेट नहीं किया। तो अगर आप हमारे लिए पैसे ही एलोकेट नहीं करेंगे, बजट में कुछ एलोकेशन ही नहीं होगी, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वेलफेयर के प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो सकते हैं? तो यही आपकी इंटेंशन को जो शो करता है। तो हमारी कम्युनिटी के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और हम जो है वो इस तरह के किसी भी बजट को नहीं मानते। पहले हमारी तादाद जो सेंसस के दौरान कम गिनी गई और अब जो है वो हमारे साथ बजट में भी कोई एलोकेशन नहीं हुई। आई एम हैप्पी। जी नहीं, बात आप कंप्लीट कर लें, फिर पूछती हूँ आपसे सवाल। जी देखिए, मैं बात कर रही हूँ कि मैंने जब बजट पढ़ा ना, तो मैंने बजट की एक एक लाइन को पढ़ा है। तो उसमें आई एम हैप्पी कि आर्टिस्ट जो फंड है उसको 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दिया गया। पिछले साल 2018 में जो है वो KP की हुकूमत ने 20 करोड़ रुपया जो है वो 200 मिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किए थे। फिर 2019 में पंजाब गवर्नमेंट ने 200 मिलियन एलोकेट किए थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। और वो तमाम के तमाम आप देख लें कि वो 200 जो मिलियन रुपीस हैं वो कहाँ गए हैं, पंजाब हुकूमत ने उनको कहाँ इस्तेमाल किया है, बल्कि वो 200 जो है
है वो मिलियन रुपीस लैप्स हो गया बजट, सिर्फ हुकूमत ने उसको इस्तेमाल नहीं किया पिछले साल। तो इस बार सोने पे सुहागा उन लोगों ने पूछा कि हमारी इतनी जो अहलियत है। सही, ये देखिए, ये जितनी भी आप बात कर रही है ना, ये बिल्कुल दिल की बात कर रही हैं आप, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, दुरुस्त समत में देखा है और उसको बताया भी बहुत अच्छे ढंग से। अब देखिए, अगर इसके ऊपर ये कहा जाए कि आपको पता है कि इकॉनमी सफ़र कर रही है, आपको पता है कि दुनिया की जो अक़वाम है, जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, वो सफ़र कर रही हैं, हम तो कहीं बहुत पीछे हैं, हम तो बड़े बोझ में ऑलरेडी। दूसरे ये कि कोरोना है, बड़ी परेशानी है, तो इसकी वजह से कुछ मामलात में लाइट्स हैं, लेकिन कुछ मामलात में नहीं ध्यान दे पाए, नहीं कर पाए। तो आपको इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, चलो इस बार हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं, आगे जाके इसको देखते हैं? देखिए, हमारे साथ तो शुरू से ही ज्यादती होती आई है हमारी बरादरी के साथ। ये कोरोना के बहाने बना के या कोरोना की वजह से, ये तो एक आलमी आफत है, ये तो पूरी दुनिया पे आई है। इसका बहाना बना के आप किसी भी शहरियों को उसके हक से महरूम नहीं रख सकते। आप एक तरफ जो है वो बजट में इंक्रीज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जो एलोकेट हुए हैं दूसरी कम्युनिटीज के लिए, और आप हमारी कम्युनिटी के लिए जो ऑलरेडी एक एलोकेटेड बजट है उसको जो है वो आप इसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें अगर क्या हम लोगों ने कोरोना की वजह से खाना कम कर दिया है, कोरोना की वजह से हमने कपड़े पहनने बंद कर दिए हैं, कोरोना की वजह से हम लोग मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, हम अपनी तमाम चीजें कर रहे हैं, तो हम क्यों ये कोविड का बहाना बना के जो है वो हमारे सिरे से ही हमें आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि हम सिटीजन ऑफ जो है वो पाकिस्तान नहीं है। यू आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जाहिर है आपकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी और जेंडर के। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि ये मसला बजट का नहीं, ये मसला पॉलिसी का है? अगर बजट एलोकेट होता है हेल्थ के लिए, बजट एलोकेट होता है सोशल सिक्योरिटी के लिए, बजट एलोकेट होता है एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो वो सिस्टम को बेहतर करना है, बजट है। लेकिन उसमें जो हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो आप लोगों को सब सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। देयर इज बजट बट देयर इज नो पॉलिसी। देखिए शैब, जो है वो पॉलिसीज जो है वो बन चुकी हैं। जो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के तहफ़्फ़ुज़ का कानून आ चुका है, उसके इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स बन चुके हैं। द थिंग इज कि जब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं कि उसमें क्लियर गाइडलाइंस हैं कि हमने इतने शेल्टर होम बनाने हैं, अगर कोई जो है वो मुलजिम है ट्रांसजेंडर तो उसके लिए अलहदा जेलें बनानी है, हमने उनके लिए कर्जा जात स्कीमें देनी है। तो वो जब स्पेसिफिकली एक गाइडलाइंस हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए आपको बजट चाहिए। ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि कुरान पाक में इरशाद है कि आपने यतीमों का माल नहीं खाना। ठीक है, तो इट डजंट मीन कि आपने जो है वो दूसरे लोगों का माल खा जाना है। तो ये जितनी भी जोर दिया जाता है इन चीजों पे, वो इसलिए जोर दिया जाता है कि दीज कम्युनिटीज are vulnerable, no doubt, need special needs। और यही पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अगर जो वनरेबल सेक्टर हैं आप उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनको ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट नायाब, थैंक यू। वेलकम बैक। और ये वो सीजन आ चुका है जब कुछ दिन बाद आवाज आएगी कित्ते के लिए, लेकिन अभी आवाज यह है कित्ते में मिल रही है। बात हम कर रहे हैं मवेशी मंडी की, तो आपको लेकर चलते हैं कराची सुपर हाईवे। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 रोज के दौरान तकरीबन 6000 से जायद मवेशी मंडी लाए गए हैं। और मंडी इंतजामिया ने क्या इंतजामात किए हैं, क्योंकि जाहिर है ये वो हालात नहीं है, गैर मामूली हालात में मवेशी मंडी सजी है। और तब सजी है जब शहर भर में दीगर मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कुछ मनाजर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट हमें करेंगे सलमान अहमद जो कि वहीं पर मौजूद हैं। सलमान, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो देखकर यकीन नहीं आ रहा, 6000 जानवर आ गए। प्लीज़ आप बताइएगा कितने जानवर यहाँ पर आ चुके हैं?
देखिए शुएब, कराची के सुपर हाईवे की मवेशी मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो सज चुकी है। आज तीसरा रोज़ है और इन 3 रोज़ में जो है वो तकरीबन बताया जाता है कि तकरीबन 6000 के लगभग जो है वो मवेशी सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में लाए जा चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस कदर मवेशी मंडी यहाँ पर मौजूद हैं और जो ख़रीदार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और यकीनन जो इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए गए हैं कि जो है वो मास्क के बगैर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो गेट है वहाँ पर जो है सैनिटाइज़ किया जाएगा। व्यापारी भी जो है मास्क लगाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी ने अमल दरामद किया हुआ है और किसी ने अमल दरामद नहीं किया हुआ, लेकिन जो शहरी हैं आप देख सकते हैं, ख़रीदार आपको दिखाएंगे। मोहम्मद आतिफ कैमरे में नज़र आ रहे होंगे आपको बराह रास्त के मास्क नहीं लगाए हुए। तो यकीनन ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है जो कि अभी तक जब अभी सिर्फ 6000 जानवर आए हैं तो इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो यकीनन जब ये मंडी तकरीबन 1000 एकड़ पर जब मुकम्मल तौर पर भर जाएगी तो उस वक्त अमल दरामद कैसे कराएंगे? सलमान, एक बात बताइए, जब जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसके ऊपर कहा था कि वहां पर ये देखा जाएगा कि कितने लोग एंटर हो रहे हैं, सौदा बनने जा रहा है तो वो कितने लोग अंदर एंटर होके जा रहे हैं, व्यापारी अलग और जो खरीदार आ रहे हैं वो अलग। बिल्कुल इस सब का आदाद शुमार भी इसके रखे जाएंगे और फिर उनको वहीं से चेक किया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि वो अंदर कितनी देर के लिए जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी से वहाँ से वापस भी आते हैं। तो ये बताइए कि वो जिन एंट्री पॉइंट्स के ऊपर इतना इन्हिसार था वहाँ पर क्या है सिचुएशन सारी की सारी? देखिए किरण, एंट्री पॉइंट पे हर साल देखा जाता है कि इंतज़ामिया के लोग भी होते हैं और जो दिगर जो लोग होते हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया जाता है ताकि लोग जो है वो सिर्फ जो ख़रीदारी आ रहे हैं उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन क्योंकि अभी मंडी का आगाज़ है और तकरीबन 6000 के लगभग जानवर आए तो अभी तो इतने लोग यहाँ पर नहीं आए। लेकिन यकीनन जो इंतज़ामिया है, मंडी इंतज़ामिया, उसके लिए एक कड़ा इम्तहान है इस बार, क्योंकि इस बार नॉर्मल से बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं कोरोना वायरस से, जिसकी SOPs पर भी अमल दरामद होना है। इंतज़ामिया की जानिब से ये दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि जो इंस्टॉल जो लगाएंगे यहाँ पर, अगर उन्होंने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया तो इनको निकाल बाहर किया जाएगा। लेकिन जब 1000 एकड़ का जो दावा है कि यहाँ पर मंडी सजेगी और जब ये मंडी वाकई 1000 एकड़ पर जो है वो जानवर बड़ी तादाद में यहाँ पर आ गए और व्यापारी और खरीदार भी जब यहाँ पर नजर आएंगे तो यकीनन जो कराची के ताजिर हैं, जब उन्होंने कहा था कि हम SOPs फॉलो कराएंगे, हमें मार्केट्स खोलने की इजाजत दी जाए, और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि देखिए अब ये तो नहीं हो सकता कि सारा का सारा काम हम कर लें, इंतजामिया को भी मुतहर्रिक होना पड़ेगा, शहरी इंतजामिया आ जाए और वो देख लें। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि SOPs को पढ़ने में, मुझे और आपको बताने में और उसको प्रैक्टिस करने में या उसकी रिहर्सल करने में फ़र्क है। तो क्या आपको ऐसा कुछ देखने को मिला कि इंतजामिया इस मामले में सीरियसली कुछ कर रही है? लोगों को वहां पर बुलाना, उनको तैनात करना या उनको ड्रिल कराना, एक तरह से कुछ इस तरह का इरादा, कोई ऐसी प्लानिंग कुछ दिखाई दिया? किरण देखिए, जब मार्केट्स जो ओपन की गई थी SOPs के तहत तो वहाँ पर हमने देखा क्योंकि दुकानें तो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में थी भी नहीं, वहाँ पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो आप खुद सोचें, जब 1000 एकड़ पर यहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर होंगे, व्यापारी होंगे, ख़रीदार बड़ी तादाद में आएंगे तो किस तरह पॉसिबल है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो एक एक को जो है वो तैनात कर सकेगी? कितने बंदे रखे गए यहाँ पर जो देख सकें? को इस बात का मुजाहरा करना होगा कि उनको कितना ख्याल है अपनी सेहत का, अपने प्यारों की सेहत का, उनको कितनी मालूमात है, सही मालूमात है कोरोना से जुड़ी। ये तो अब बड़ी जिम्मेदारी उनके अपने ऊपर भी है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ शहरों में देखा कि अगर इंतजामिया कोशिश भी कर रही है कि वो SOPs को फॉलो करें तो शहरी नहीं कर रहे थे। यहाँ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल किरण, क्योंकि जब कोरोना वायरस इतनी ज़्यादा केसेस नहीं आए थे कराची में तो लोग हमसे, आप ये भी देखते थे कि लोग जो है वो किसी खातिर में नहीं ला रहे थे कोरोना को और मजाक उड़ाते थे कि ऐसा कोई वायरस नहीं है। लेकिन जब मार्केट ओपन हुई और जो कोरोना वायरस की तादाद में इजाफा हुआ, लोगों की हलाकतें भी हुई तो लोगों ने फिर सर पकड़ लिया अपने। लेकिन देखना यह है कि अब शहरी जब संजीदा हो चुके हैं और जब समझ भी चुके हैं वाकई कोरोना वायरस है जिससे केसेस में भी इजाफा हो रहा है और लोग जो इंतकाल भी कर रहे हैं, यकीनन अब शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जो है वो खुद से मास्क लगाकर यहाँ पर आएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपने साथ जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। ठीक है, और ये सिर्फ कराची के शहरियों को नहीं, ये हर शहर के शहरी को करना है, जहां जहां पर भी मार्केट्स हों, जहां जहां पर मवेशी मंडी सजे। आपने अपडेट किया कराची की मवेशी मंडी से, बेहद शुक्रिया सलमान। फैसलाबाद वाले भी ये सोच रहे हैं कि क्या वहां पर मंडी सजेगी और व्यापारियों की इस साल क्या उम्मीदें हैं, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा अपनी इस रिपोर्ट में।
ईद कुर्बान के लिए व्यापारी तो तैयार हैं, ताहम फैसलाबाद इंतजामिया ने मंडियां लगाने या ना लगाने का फैसला अभी तक नहीं किया। साल भर जानवरों को पालने वाले व्यापारी क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। व्यापारी ने पूरा साल इंतजाम किया, उन्होंने बकरा लिया, फिर उसको पाला है, जवान किया है, मेहनत की है, लाखों बंदे का रोजगार का मसला है। इजाजत है हमको मंडी खोलने की, हम कुर्बानी वाला माल मंगाए, इधर बेचें, इधर बेचेगा तो हर आदमी को फायदा होएगा ना, खाली गवर्नमेंट को फायदा नहीं, हर आदमी को फायदा होएगा। इसी सीज़न पे हमारा होता है कि इनके पूरे साल में हमने इसी में यानी कमाना है और सारा साल में इसी जगह पे हमने फारिग हम लोगों ने बैठना है। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारा इस बात में साथ दें हमारे साथ। हाँ, एहतियाती तदाबीर जो भी हैं उन पे अमल करना हमारा फ़र्ज़ है, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मंडी ना लगी तो गरीब आदमी ज़्यादा मरेगा, बच्चों की शादियाँ रह जाएंगी, ठीक है ना, बच्चियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होता है, सारा साल मेहनत करनी होती है, बकरे पालने होते हैं, ये ज़्यादातर बच्चे ही पालते हैं। व्यापारियों की बड़ी ईद से बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। कहते हैं अगर हुकूमत इजाज़त दे तो SOPs के मुताबिक काम करके साल भर की बच्चों की रोटी रोज़ी इकट्ठी कर सकते हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। तो जनाब वापस आते हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की बात करते हैं। कुर्बानी के लिए इस साल कितने जानवर लाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा कंसर्न SOPs तय कर ली गई हैं, किस तरह से उन सब का ध्यान रखा जाएगा और कितनी इस सिलसिले में तैयारी कर ली गई है? सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को आगाह किया गया, मटेरियल दिया गया है या फिर कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? ये सब कुछ जानेंगे। तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू नया दिन सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, समा का बहुत शुक्रिया कि आज बड़ी डिटेल आपने डिस्कशन की इसके ऊपर, मंडी के ऊपर। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर करूं आपको कि बिल्कुल अभी आपने सलमान से बात की थी और उन्होंने बताया आपको कि 6000 जानवर के करीब मंडी में आ चुके हैं। इस मंडी की कैपेसिटी है 6 लाख जानवरों की। ओके, तो इसलिए अभी ऐसा वो है नहीं कि आपको रश नज़र आए। अच्छा, अभी सेकेंडली दूसरी बात यह है कि अभी मवेशी मंडी में अभी लोग आके अपने व्यापारी अपने स्टॉल्स ले रहे हैं, अपनी प्लेसमेंट कर रहे हैं। सही। अभी यहाँ पे पब्लिक का आना स्टार्ट नहीं हुआ। ये वो पब्लिक है अगर 50-100 लोगों का आपको नजर आ जाए। इसके जो गेट्स हैं हम सील कर देंगे बाय 1 जब ये मंडी पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी। तो अभी तो इस 1000 एकड़ में इज नॉट मोर देन कोई 10 एकड़ के ऊपर भी जानवर नहीं पहुंचे। 1000 एकड़ और 6 लाख जानवरों की कैपेसिटी वाली मंडी जो इस कराची शहर की जरूरत थी सुन्नत इब्राहिमी के लिए, जो प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी थी। और आप समझते हैं कि ये बहुत सख्त डिसीजन है, ये आपको खुद आप जानते हैं इस बात को कि ये करना रियासत की जिम्मेदारी थी, इसलिए कर दिया। अब आवाम की अपनी जिम्मेदारी है, हमें उनको गाइड करना है। इन बॉर्डर्स को, इनके दरवाजों को सील करके शहर में ये काम नहीं हो सकता था, इसलिए शहर से बाहर एक 30 किलोमीटर दूर आप क्लोज बाउंड्री के अंदर ये मंडी लगा के वहां अपनी कुछ SOPs इंप्लीमेंट करा सकते हैं। SOPs, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, बहुत सारी SOPs हैं, हमें इंप्लीमेंट कराना है। हम पूरी कोशिश करें। मीडिया इस वक्त, सलमान भी फ्रंट लाइन पे खड़े होके अपनी जान की परवाह किए बगैर, सिर्फ आप भी यहाँ बैठे हुए स्टूडियो में सिर्फ लोगों को गाइड कर रहे हैं हम लोग। हमने इसमें अगर कोई व्यापारी SOPs पे अमल नहीं करता फर्स्ट के बाद से, क्योंकि फर्स्ट को सील हो जाएगी, इनको जगह इनकी हो जाएंगी, ये पैक हो जाएंगे, अपनी अपनी प्लेसमेंट पे आ जाएंगे। अभी तो इनको जगहें एलोकेट की जा रही है, अब तो ये अपने स्टॉल्स बुक कर रहे हैं, इनकी जगहों की डिमार्केशन करके इनको जगहें दी जा रही हैं। फिर इसी तरह से पब्लिक के लिए भी उसी तरह स्ट्रांग हो जाएंगी। जो नहीं करेगा इम्प्लीमेंट उसको मंडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, सख्त एक्शन होगा। ठीक सर, ये बताइएगा, मुख्तलिफ शहरों से व्यापारी जानवर लेकर आते हैं, एंट्री पॉइंट्स पर कुछ चेक किया जा रहा है, यानी थर्मल स्कैनर या थर्मल चेकिंग हो रही है जो व्यापारी आ रहे हैं या नहीं हो रहा? मैं व्यापारियों की बात कर रहा हूँ। जी जी, जानवरों के लिए तो जो व्यापारी उनको माल को लेकर आ रहे हैं उनको हम एक तो वैसे ही इसमें ये कहना गलत होगा कि हुकूमत साथ नहीं है, हुकूमत का ही डिसीजन है और हुकूमत ही इसमें इंटरफेयर कर रही है। तमाम वेट डॉक्टर्स के काउंटर्स पहले से गवर्नमेंट ने लगवा दिए हैं।
हम जितना जानवर आ रहा है उसको सैनिटाइज करवा रहे हैं। हमने इंसानों के लिए अलग से सैनिटाइजेशन गेट्स हैं, इसके कोई 60-70 जगहों पे सैनिटाइजेशन वॉक थ्रू गेट्स लगाए जा रहे हैं। तो जब आप ये, क्योंकि आप मंडी में शुरू से साथ हैं, पहला जानवर आया था तो समा यहाँ पे मौजूद था। आज अगर 6000 जानवर हो चुके हैं तो समा यहाँ मौजूद है, और समा इंशाल्लाह हमारे साथ होगा, और हम पब्लिक को इस कोविड से बचाने के लिए सब काम करेंगे, हर काम करेंगे अपने पूरी लिमिट्स पे। सर देखिए, व्यापारियों के लिए भी आप लोगों ने सोच के रखा है किस तरह से SOPs को इम्प्लीमेंट कराएंगे और आगे क्या करेंगे। देखिए अब जैसे कि हम इसको कह भी चुके हैं कि अब देखिए शहरियों की भी जिम्मेदारी है। सर होता ये है कि एक जानवर लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो सौदा कैसे होगा, फिर ये नहीं, अगला, उसके अगला, फिर उसके अगला, वो रश का बायस बनता है, और फिर उसके बाद में टाइम भी सर उसी में सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है। अब ये बताइए कि इस सिचुएशन को कैसे कैटर करेंगे कि जो शख्स अंदर गया है वो वापस भी आ जाए और टाइमली आ जाए, ताकि रश नहीं लगे और आप लोग क्राउड को मैनेज भी कर सके। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये अगर काम हम अगर मंडी कोई शहर में लग रही होती तो शायद बहुत मसला हो जाता। अभी 30-35 किलोमीटर शहर से दूर जब पब्लिक आती है, और हमने 1000 एकड़ पे लगाने की, इस दफा हम कम जगह पे लगा सकते थे, लेकिन हमने इसको और स्प्रेड आउट किया कि पब्लिक कम होगी, हमने लोगों को रोकना है, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को रोकना है, फैमिलीज को रोकना है। आप नहीं ला सकते, आपको शर्मिंदगी होगी जब आपको वापस जाना पड़ेगा कि आपके साथ बच्चे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। हम पूरा जोर हमारा ये है कि पब्लिक कम हो, लेकिन हमने जगह की कैपेसिटी पिछले साल 800 एकड़ पे थी, इस दफा 1000 एकड़ पे, ताकि स्प्रेड आउट करो इसको। ये जगह जितनी खुली होगी उतना लोगों का रश हमें कम मिलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग ऑटो पे चली जाएगी। आप दोबारा से ये बात प्लीज रिपीट कर सकते हैं? ये जो बच्चे नहीं आ सकते, बुजुर्ग नहीं आ सकते, फैमिलीज नहीं आ सकती, कोई एज ब्रैकेट रखी है कि इस एज से ऊपर कोई शख्स नहीं आ सकता और खवातीन नहीं आ सकती? इस साल की एज लिमिट है 15 से 50 साल। 15 साल से कम बच्चों को आप नहीं ला सकते। अच्छा, अब पहले हमने देखें, इसमें बहुत इस दफा कोविड की वजह से ये बहुत डिफरेंट मंडी है। आप इतनी बड़ी पब्लिक को केटर कर रहे हैं, जिसमें रोज के आपको पता है कि 20-25 हज़ार लोगों का टर्नआउट होना है, जिसमें आपको पता है 6 लाख जानवरों की खरीदारी होनी है। 6 नहीं होंगी, कम से कम 4.5 लाख तो पिछले साल का टर्नआउट है, उसको होना ही होना है। तो इस सिनेरियो के अंदर आपने कहा कि 15 से 50 साल के लोग आ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आ सकते। फैमिलीज नॉट अलाउड कि आप यहाँ पे कोई फेस्टिविटी माहौल में आए। हमने फूड स्ट्रीट को बिल्कुल सील कर दिया कि भाई आप सिर्फ जो लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो यहाँ पे व्यापारी, वो पैक्ड फूड ले सकते हैं। आप खुले खाने यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे कोई आपका फेस्टिविटी का आंसर नहीं। असल में शहर कराची में फेस्टिविटी वैसे ही नहीं होती थी, और फिर इस तरह के ओकेजन्स लगते थे तो सब लोग फैमिलीज वहाँ आ जाती थी। लेकिन और अभी मैं सलमान की बात से, आपकी टीम यहाँ मौजूद है, कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको आपको रिगार्ड करना चाहिए कि वो मास्क लगा रहे हैं। आज वो समझते हैं इस कोविड की हकीकत को, क्योंकि उन्होंने अपने घरों से या अपने अजीज व अकारिब में देखा है लाशों का उठना, मैयतों का उठना। तो अभी वो लोग, उनको हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और जो लोग नहीं कर रहे उनसे हम अपील करते हैं कि प्लीज यूज मास्क, ये बहुत जरूरी है इस वक्त। ये अपील है बिल्कुल हमारी, आपकी भी, हमारी भी, और हम तो रोजाना इस प्लेटफॉर्म से यही बात करते हैं कि ये जो प्रिकॉशंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। सर ये बताइएगा, लास्ट ईयर कुछ शिकायत भी मौसूल हुई थी। एक तो ये कि जो व्यापारी थे वो कहते थे कि जो पानी के ड्रम्स मिल रहे हैं वो उस तरीके से नहीं मिल रहे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। कुछ सिक्योरिटी के मसाइल भी थे। लास्ट ईयर तो बारिश हुई, उसके बाद भी हमने देखा कि मंडी की क्या सिचुएशन थी। आई डोंट नो कि इस दफ़ा बारिश का अभी क्या फोरकास्ट है, बट ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए चीजें बेहतर की गई हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊं, आखिरी से शुरू कर लेता हूं। जैसे आपने बारिश की बात की, तो हमने प्रॉपर ड्रेनेज के चैनल्स बनवा दिए हैं। ठीक है। कल भी टीम आपकी मौजूद थी, मैंने उनके साथ विजिट भी किया, चैनल्स दिखाए कि हमने ये चैनल्स पहले से बना दिए। फिर मैं थर्डली फिर अपनी आवाम को फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस दफ़ा इतना ज़रूरी मत समझें। 3 दिन की फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट, जिसके अंदर बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उन बारिश के दिनों में मंडी तशरीफ मत लाएं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे।